नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में आज हमारी परिचर्चा का विषय है युवा वर्ग और साहित्यिक अभिरुचि, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेखक और प्रकाशक प्रवीण कुमार भट्ट और शिक्षाविद अशोक कुमार मिश्र जी। भट्ट जी और मिश्र जी, आप दोनों का साहित्यिकी की इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रवीण भट्ट जी, इस विषय पर बात करने के लिए सबसे मुफीद सवाल जो मुझे लगता है जहां से हमको शुरुआत करनी चाहिए वो ये कि आज के युवाओं की साहित्यिक अभिरुचि क्या है, आपका क्या अनुभव है? नमस्कार नौटियाल जी। युवाओं की साहित्यिक अभिरुचि का जहाँ तक सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि हर दौर जो होता है उस दौर में हम ये समझते हैं कि ये संकटग्रस्त दौर है और लोग पढ़ नहीं रहे हैं और हम चारों तरफ ऐसा है कि साहित्य पर कोई संकट है। असल में हम बारीकी से देखते हैं तो ऐसा कोई संकट साहित्य पर नहीं है। और युवाओं के बारे में मैं ये कहता हूँ कि युवाओं की अभिरुचि का जहाँ तक सवाल है, अभिरुचियाँ विषय को लेकर होती हैं और जो अच्छा साहित्य होता है उसको लेकर होती हैं। अगर कोई अच्छी किताब यात्रा वृत्तांत को लेकर लिखी गई है तो उसको ज़रूर युवा पढ़ेंगे, और कोई युवा साहित्यकार आता है वो अच्छा साहित्य लिखता है, आंचलिक साहित्य लिखता है, ग्राम साहित्य लिखता है तो उसको ज़रूर पढ़ा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अभिरुचियाँ इस तरह की हैं, अभिरुचियाँ अच्छे साहित्य को लेकर हैं। आप भी स्वयं महसूस करते होंगे कि कुछ अच्छे साहित्यकार इस बीच हमारे बीच आए हैं तो उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनको सभी लोगों ने पढ़ा है जी। तो रुचियाँ सब विषयों पर है, बस शर्त यह है कि वो अच्छा होना चाहिए, उसको अच्छी तरह से लिखा गया हो, पठनीय हो और विषय को छूता हो तो उसे पढ़ा जा रहा है, युवा उसको पढ़ रहे हैं जी। प्रवीण भट्ट जी, आप लेखक होने के अलावा प्रकाशक भी हैं और आपसे ये सुनना बड़ा सुखद है कि जब हम पठनीयता के संकट पर लगातार बात करते रहे हैं तब आप एक उम्मीद देखते हैं कि युवाओं में अभी पढ़ने की प्रवृत्ति है और वो पढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपकी ही एक बहुत सार्थक जो उम्मीद है, इसी को थोड़ा सा प्रकारांतर से बदलते हुए मैं अशोक मिश्र जी आपके पास आ रहा हूँ और आपसे ये जानने का मन है कि हम अमूमन देखते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उनका अंग्रेजी फिक्शन के प्रति तो एक लगाव नज़र आता है। हम देखते हैं कि अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत या हमारे दौर के जो दूसरे लेखक हैं उनकी कोई भी किताब आती है तो वो बहुत तेज़ी से बिकती है और हर घर में, हर युवा की टेबल पर अमूमन वो नज़र आती है। लेकिन ये जो उत्साह है ये हिंदी में नहीं दिखता है। अशोक जी, इसका क्या कारण समझते हैं? तो जब हम इसका विश्लेषण करते हैं कि युवा वर्ग क्या पढ़ता है तो एक तो आपके सवाल से जाहिर हो जाता है कि वो फिक्शन पढ़ते हैं जी। तो यानी पढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि भाषा को लेकर के कि वे अंग्रेजी में पढ़ते हैं, हिंदी में उनकी रुचि उतनी नहीं है। तो अब अगर इसमें आते हैं तो हम देखते हैं कि लोग पढ़ते क्या क्या हैं। तो एक बार एक समूह से मैंने सवाल किया था कि आप कब पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम पढ़ते हैं इसलिए कि अगर हमें कोई कंपटीशन देना है, हमें किसी कोर्स की तैयारी करनी है तो पढ़ते हैं। दूसरे उन्होंने बताया कि तब पढ़ते हैं कि जब हमें मनोरंजन के लिए कोई चीज़ पढ़ना होता है, हास्य कविताएं पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं। तीसरे उन्होंने कहा कि एक ने बताया बड़ी मज़ेदार बात, उसने कहा हम तब पढ़ते हैं कि जब हमें सोना होता है, नींद नहीं आती है, तो किताब पढ़ने से नींद आ जाती है। क्या बात है। तो अगर इसे स्वीकार करते हैं तो हम 3 वजहों से पढ़ते हैं। अब क्या हिंदी के पास वो सारी वजहें मौजूद हैं? तो एक ज़माना था कि जब, और इसमें 3 चीज़ें ज़रूरी हैं कि एक तो पठनीय हो, जो लिखा जाए जी, दूसरा जो प्रकाशन हो वो उपलब्ध हो जी, और तीसरा ये है कि उपलब्धता में जो पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरीज हैं, इनकी भी आवश्यकता है। क्योंकि देश में हर व्यक्ति खरीद के पढ़ने की स्थिति में नहीं है। वह रोटी की व्यवस्था करें, दाल की व्यवस्था करें, फीस की व्यवस्था करें या किताबों की व्यवस्था करें। और ये भी देखा गया है कि ज़्यादातर पत्र पत्रिकाएं, किताबें बहुत महंगी हैं, हिंदी के जो प्रकाशन हैं वो बहुत ही महंगे हैं। तो ऐसे में वो उनकी जेब की उनकी ताकत है उससे बहुत बाहर होते हैं। तो जब हम ऐसा देखते हैं कि आखिर वो क्या पढ़ते हैं तो वो इन चीज़ों को पढ़ते हैं कि जिससे उनको रोजी रोटी मिल सकती है जी। ज़माने के बदलाव का, देश की प्रगति का जो प्रतीक उन्होंने माना वो अंग्रेजी में बोलचाल के माना। तो अगर हमारे अंदर ये भाव है
तो हम किसी चीज़ को तब स्वीकार करते हैं, तब उसके करीब जाते हैं जब उसके प्रति हमारे मन में सम्मान होता है, और जब उसके पर सम्मान होता है तो हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हम जो है अपने व्यवहार में लाना चाहते हैं। तो अंग्रेजी के बारे में जो प्रभुओं की भाषा रही, हमारे शासकों की भाषा रही, उसके प्रति जो सम्मान का भाव है। हिंदी के एक आलोचक कह रहे थे कि मैं जो है अंग्रेजी की किताबें पढ़ता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ। तो अगर हिंदी सेवियों के नाम से जो लोग सम्मानित होते हैं, पुरस्कृत होते हैं, वह स्वयं हिंदी को नहीं पढ़ते हैं। तमाम लेखक हिंदी के तमाम समकालीन कवियों लेखकों की किताबें नहीं पढ़ते हैं। आलोचना करना हो या किसी किताब या किसी पत्रिका को भेजना हो, उस समय के लिए देखते हैं। और दूसरे जो इसका सबसे बड़ा दायित्व आता है, जहाँ से इसका प्रचार प्रसार होता है, जहाँ इसके गहन अध्ययन की बात होती है, वो स्थान है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय। बिल्कुल। तो वहाँ भी जो आते हैं प्रोफेसर्स और प्रवक्तागण, वह तब तक उन किताबों को पढ़ते हैं कि जब तक परीक्षा नहीं पास कर लेते हैं और नौकरी नहीं पा जाते हैं जी। उसके बाद उस पढ़ने लिखने को वह खूंटी पर टांग देते हैं। क्या बात। तो अगर उनके गुरुजी ये काम करते हैं तो फिर बच्चे किस तरह के काम करेंगे, और बाजार की महंगाई उनको किस तरह से कमज़ोर करेगी, और नौकरी चाकरी पाने की इच्छा उन्हें किस ओर ले जाएगी, ये सवाल है। अशोक जी, आपकी बातचीत में यूँ तो कई प्रसंग आए, लेकिन उसमें एक जो जिस तरफ आपने इशारा किया कि पुस्तकों के, और उसमें भी खासकर हिंदी पुस्तकों के दाम ज़्यादा हैं, और ये सवाल और भी तमाम जगह से लगातार आता रहा है। प्रवीण भट्ट जी, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में जो हिंदी की किताबें हैं वो अंग्रेजी की अपेक्षा या दूसरी भाषाओं की अपेक्षा ज़्यादा महंगी हैं? और इसी में मैं थोड़ा सा अपना एक अनुभव ये जोड़ दूँ अशोक जी, कि चीज़ों मूल्य तो सभी चीज़ों का बड़ा है, तो सवाल ये है कि उन चीज़ों को तो हमने तिलांजलि नहीं दी, तो केवल किताबों के मूल्य बढ़ने से किताबें नहीं पढ़ी जा रही हैं, ये भी थोड़ा एकदम समझ में नहीं आता है। प्रवीण जी, आपकी इस पर टिप्पणी। दरअसल ये थोड़ा तकनीकी सवाल हो जाएगा अगर इस पर हम विस्तार से जाएंगे तो, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि पुस्तकों का जो मूल्य होता है वो 2-3 चीज़ों पर निर्भर होता है। एक तो उसमें आप कौन सा मतलब कागज़ इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा उसकी संख्या कितनी है जो हम पुस्तक का प्रकाशन करते हैं उस पर निर्भर करती है, और तीसरा उसके संपादन और बाकी जो काम है उसमें कितनी लागत आई है। तो अंग्रेजी में जो संपादन कार्य होता है वो सॉफ्टवेयर उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो यदि आप संपादन करते हैं अंग्रेजी में तो जो अक्षरों की जो गलतियां हैं वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी आपको बता देता है, लेकिन हिंदी के साथ ऐसा नहीं है। आपको बार बार जाना होगा, बार बार उसको चेक करना होगा और बार बार उसको करेक्शन करना होगा। तो यहीं से लागतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर अगले चरण में अंग्रेजी का जो साहित्यकार है वो कभी भी कागज़ की क्वालिटी और किताब के बिल्डअप पर उतना ध्यान नहीं देता है, वो प्रकाशक ही तय करते हैं कि, तो वहाँ आप देखते होंगे हल्का कागज़ इस्तेमाल किया जाता है बेहद, और हिंदी में आप देखते होंगे मोटा कागज़, उस पर लेखक बहुत निगरानी करते हैं, तो वहाँ भी लागतें बढ़ती हैं। और तीसरी लागत इसलिए बढ़ती है क्योंकि संख्या कम होती है और प्रकाशन जो है अपेक्षाकृत मतलब छोटे शहरों में जहाँ लागतें ज़्यादा होती हैं वहाँ से भी होता है, तो वो भी एक लागत का कारण है कि वो उनकी लागतें ज़्यादा होती हैं। तो अगर 20 से 30% लागत ज़्यादा हो जाए तो वो किताब के मूल्य पर दिखाई देगी। तो ये तमाम कारण होते हैं हिंदी की किताबों। ये तो आपने बहुत टेक्निकल सा, जो जिस पक्ष को हम भी नहीं जानते थे, और ये जानना बड़ा सुखद है कि हिंदी का लेखक पेपर की क्वालिटी भी देखता है और उसके बाद ही वो एक तरह से किताब को अप्रूव करता है। अशोक जी, आजकल लाइब्रेरी के साथ, पुस्तकालयों के साथ आपका तो बहुत लंबा अनुभव है। जो हमारा युवा वर्ग है ये वहाँ पर किस तरह की किताबों को ढूंढता है पुस्तकालयों में? कोई खास ऐसी विधा या ऐसा विषय जिसकी तरफ वो आकर्षित होते हों? तो एक तो जब मैं शुरू में बातचीत कर रहा था तो हमने कहा था कि वो पढ़ते क्या हैं। तो एक तो वे पढ़ते हैं कि जो मैंने लाइब्रेरीज में देखा है, और बल्कि दून लाइब्रेरी गए एक बार, देखा वो समूह था जो कुछ परिचित लोग थे, तो हमने पूछा यहाँ आने का क्या कारण होगा, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हर तरह की किताबें हैं। तो हमने कहा तुम किस तरह की किताबें ले रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम किताबें ले रहे हैं, यहाँ व्याकरण की किताबें देख रहे हैं चूँकि हमारे कंपटीशन में आना है। दूसरे वो साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे। तीसरे वे इस तरह की किताबें देख रहे थे, NCERT की किताबें देख रहे थे। तो ये जो उनके पढ़ने का जो उनकी रुचि थी वो उन चीज़ों में थी जो उन्हें नौकरी दिला सके, रोजी रोटी दिला सके। कुछ जो है युवाओं को हमने देखा कि वे साहित्य पढ़ते हैं, लेकिन वह साहित्य पढ़ते हैं तो भी अंग्रेजी के अनुवाद में उनकी रुचि ज़्यादा होती है।
जैसे हैरी पॉटर का जब अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद आ गया है, तो हम घरों में जहाँ पर चंपक और नंदन और इस तरह की पत्रिकाएं देखते थे, वहाँ पे बच्चे हैरी पॉटर की मांग करते हैं और उनके यहाँ उपलब्ध होती है। हम देखते हैं कि अमीश त्रिपाठी जी या चेतन भगत जी जो लिखते हैं, उसको पढ़ने वाले युवाओं को वो उनके नाम के ब्रांड के साथ वो जोड़ते हैं, अपने को जोड़ते हैं और पढ़ते हैं। तो ये भी एक बात आती है कि वो किस तरह से समाज में अपने को दिखाना चाहते हैं और प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो कुछ लोग तो इसलिए पढ़ते हैं और कुछ लोग अपनी आवश्यकतावश पढ़ते हैं। अभी साहित्य को आनंद के लिए पढ़ने का और साहित्य में कुछ काम करने का और साहित्य में आगे चल करके कुछ लिखने पढ़ने का, इसका चलन कम है। वैसे भी हिंदुस्तान में पठनीयता का संकट रहा है। हमारे यहाँ कई बार चर्चा होती है कि यूरोपियन अपने घर बनाते हैं तो उसके साथ लाइब्रेरी उनके नक्शे में शामिल होती है। हमारे यहाँ घर बनता है तो उसमें लाइब्रेरी नहीं शामिल होती है, ज़्यादातर बहुत कम लोगों के पास लाइब्रेरी मिलती है। तीसरी चीज़ ये है कि माहौल बनने का। तो जब हम लोग युवा थे, यानी 1990 से बल्कि उसके पहले 80 से 90 के बीच में, उस समय साप्ताहिक हिंदुस्तान आ रहा था, धर्मयुग आ रहा था, दिनमान आ रहा था, रविवार आ रहा था, कादम्बिनी आ रही थी, सरिता आ रही थी, हिंदी नवनीत आ रहे थे। तो ये सब पत्रिकाएं आ रही थी जो बाजार के माहौल को बना रही थी। और दूसरी बात, युवा इसमें पढ़ते थे, युवाओं के लिए उसमें कॉलम होते थे, उसमें लिखते थे। अब ये पत्रिकाएं ज़्यादातर पटल से गायब है। जी बिल्कुल बंद हो गई। तो ये एक तो पठनीयता वैसे भी कम थी कि अगर हम देखते हैं आज़ादी के बाद, तो 1972 में अगर हम साक्षरता की दर देखते हैं तो 1972 में 6% थी साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर। उसके बाद हम देखते हैं कि महिला साक्षरता दर बढ़ी, लेकिन अगले उसमें भी जो है वो 10-12% बढ़ी। अब जाके अगर उत्तराखंड को देखें तो यह महिला साक्षरता दर 70% है। तो यानी आप ये जाने कि अगर लड़कियों को हम एक बार टारगेट करें, इस आंकड़े के अनुसार देखें तो 30 लड़कियां तो पढ़ ही नहीं सकती, 70 पढ़ सकती हैं। जो पढ़ सकती हैं उनमें साक्षरता माने होता है कि हस्ताक्षर कर लें, थोड़ा बहुत पढ़ लें, तो वे किताबों की तरफ कैसे रुचि रखेंगी। तो यानी उसमें 30-40%, उन 30-40% लोगों के साथ हम रुचि की बात करते हैं कि उनकी रुचि है उसमें कि नहीं है। और जो पढ़ने की बात है उसमें एक बात और मैं कहूँगा जो सकारात्मक है कि आधुनिक युग में जो तकनीकी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और ट्विटर है, इन पर भी बहुत सारी सामग्री है जी। और हमारे जो सवाल जा रहे हैं वो जा रहे हैं उनकी तरफ कि जो किताबें हैं छप के आती हैं, पत्रिकाएं छप के आती हैं, जो प्रकाशित सामग्री है उसे लेने और पढ़ने वाले कितने हैं। तो हम वहाँ से अपनी गणना करते हैं, आंकड़े निकालते हैं, उस पर हमारा आधारित है। लेकिन जो ट्विटर पे पढ़ रहे हैं, जो फेसबुक पे पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हैं जी, उन पर उनका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हमें बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो है बिल्कुल लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो गंभीर अध्येता हैं, इस बारे में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। जी अशोक जी, ये आपने बहुत मतलब की बात कही कि ये ठीक है कि किताबों के ज़रिए कम पढ़ा जा रहा है, लेकिन तमाम जो हमारे पास दूसरे डिजिटल माध्यम आ गए हैं उनके माध्यम से जो बच्चे खासकर युवाओं का तो पहली रुचि है, वो आंकड़ा हमारे पास ठीक नहीं है और इसलिए भी पठनीयता का संकट लगता है। लेकिन प्रवीण जी, ये जो पठनीयता का संकट है खासकर हमारी हिंदी पट्टी में तो बहुत बड़ी चर्चा का विषय रहा है लगातार। और उसमें भी अशोक जी जिस तरफ इशारा कर रहे थे, जो आपने भी कहा कि अंग्रेजी में किताब के पेज क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, वो कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और अशोक जी भी इस तरफ इशारा कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी हिंदी पट्टी में जो लेखन की क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसमें वो निखार नहीं आ पा रहा है और इस वजह से युवा वर्ग हिंदी किताबों की तरफ नहीं आ रहा है? क्या ऐसा आपको लगता है? मुझे दो बातें लगती हैं इसमें। पहली बात तो ये कि एक तो टारगेट की भी थोड़ी चुनौती है हिंदी साहित्य के साथ, मतलब वो अपने ऑडियंस को टारगेट नहीं करता है। मतलब जैसे हिंदी का जो लेखक है वो एक तरह से लेखक मान बैठा है अपने को, बेसिकली ना, वो अपने को उस पूरी इंडस्ट्री से जोड़कर नहीं चल रहा है, जो कि इंग्लिश के साथ बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश के साथ क्या है कि वो प्रचार की पूरी प्रक्रिया में अंग्रेजी का राइटर शामिल रहता है, मतलब उसको एक उस पूरी इंडस्ट्री का हिस्सा है। हिंदी का लेखक जब किताब आ जाती है उसके बाद खुद को अलग कर लेता है उस पूरी प्रक्रिया से, तो उसका पूरा भार एक तरह से प्रकाशक पर आ जाता है। तो उसकी रणनीतियाँ जिस तरह की भी होंगी, किताब फिर वैसा ही एक्ट करती है आगे जाके। तो एक तो ये चुनौती है, और दूसरी चुनौती ये है कि लेखक जो है उसके पास कोई टारगेट नहीं है सीधा सीधा। जैसे कथा लिखने वाला ये नहीं बता सकता कि ये कथा उसने किन के लिए लिखी है, कौन लोग इसको ज़्यादा पढ़ेंगे, इसको किस प्रकाशक को छापना चाहिए, या कि ये बच्चों के लिए है, युवाओं के लिए है, या सबके लिए है। तो जब तक लेखक के पास
पास भी, लेखक को भी ये पता नहीं होगा कि मैं किन के लिए लिख रहा हूँ, तो शायद किताबों के सामने ये संकट बना रहेगा। मतलब हर चीज़ का अपना टारगेट होना चाहिए। जैसे एक प्रकाशक है, उसको लगभग पता होता है कि अगर शहरों में किताब नहीं कम बिक रही हैं, यहाँ लोग अगर इंटरनेट से या अपने किसी आईपैड में या किसी भी उसमें पढ़ने लगे हैं, तो वो गाँव की तरफ जाएगा जहाँ ये सूचनाएं अभी नहीं पहुँची हैं। तो लेकिन क्या लेखक भी इस तरह से टारगेट कर पा रहा है हमारा? क्या लेखक के पास भी कोई ऐसा स्पेसिफिक टारगेट है कि मैं इस तरह की किताबें, इस तरह की सामग्री इस वर्ग के लिए लिख रहा हूँ? तो जब मतलब अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये संकट रहेगा। क्योंकि सामान्यतया मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे ये बड़े राइटर हैं या ये चर्चित राइटर हैं, लेकिन उसमें भी बात यह है कि माना कुछ खास पत्रिकाओं में छप रहे हैं, आप आपके संपादकों से बातचीत है या कुछ आप उसके संपादक मंडल का हिस्सा हैं या कुछ संपादक कुछ लेखकों को पसंद करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप लेखक के रूप में तो स्थापित हो जाते हैं, लेकिन जो जहाँ पाठक है वहाँ आपको नहीं लोग पहचान पा रहे होते हैं। महत्वपूर्ण बात तो इस संकट की वजह से भी किताबों के सामने संकट पैदा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने तो इसको हम एक आंदोलन में कैसे कन्वर्ट करें ना, मतलब लोग जैसे, क्योंकि पत्रिकाएं तो बहुत सीमित हो गई हैं, अगर किसी की कहानी किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में छप भी गई तो भी वो सभी शहरों में नहीं पहुंचती है। गाँव की बात तो आप छोड़ दीजिए, उपनगरों की बात आप छोड़ दीजिए, सभी शहरों तक भी पत्रिकाएं नहीं आती हैं। लेकिन तब भी वो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने साहित्यकार बिरादरी को ये बताने में सफल हो जाते हैं कि मेरी कहानी अमुक अमुक पत्रिका में छप गई है। लेकिन वो सब पाठक नहीं हैं, वो सब आपस में लेखक ही हैं। तो इस वजह से भी पाठकों तक ये बात नहीं पहुंच रही कि कौन लेखक है, क्या है। तो लेकिन उन पाठकों को जिन लोगों ने टारगेट किया या उनकी कहानी जिन लोगों ने लिखी, तो उनको फिर सोशल मीडिया की ज़रूरत भी नहीं है। लोगों को खुद पता चल जाता है कि भाई ये व्यक्ति है, लोग एक दूसरे को बताते हैं। तो जाहिर है कि आपको उन लोगों, उन वर्गों के बीच में जाके कथाएँ लिखनी पड़ेंगी जिनको आप चाहते हैं कि ये पढ़ें। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शहरों में तो लोगों के पास दूसरे माध्यम है, वो उससे पढ़ लेंगे। भाई आपने कहानी फेसबुक में डाली, उसने फेसबुक से पढ़ ली, तो कल आपकी किताब क्यों खरीदेगा जाके वो? तो ये संकट है, इसको पहचानना होगा। और अगर आप समझते हैं कि शहरों में पाठक नहीं है तो गांव में जाना होगा। पाठक हैं, विकल्प भी हैं, लेकिन सवाल है कि आपको भी, लेखक को भी अपने घरों से निकलना होगा, प्रकाशक के साथ मिलकर रणनीतियाँ बनानी होंगी। तो मुझे लगता है कि वो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, होता है। मैं स्वयं महसूस करता हूँ एक प्रकाशक के रूप में, जिन लेखकों के साथ मिलकर हमने टारगेट किया है पाठकों को, पाठकों की कोई कमी नहीं है। हमने एक साल में 3-3, 4-4 संस्करण भी किताबों के निकाले हैं, हज़ारों की संख्या में किताबें छापी हैं। ऐसा नहीं है, खाली दिल्ली वाले 1000 किताब नहीं छापते हैं, देहरादून में भी 1000 किताब छपती है, उत्तराखंड में भी। लेकिन सवाल ये कि उस समय हमारे पास टारगेट था। अब किसी दूसरे राइटर के साथ हम ये नहीं कर पा रहे हैं, ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर है कि वहाँ संकट है। क्योंकि आप लोकार्पण में भी देखते होंगे कि लोकार्पण में भी हम किन्हें शामिल करते हैं, केवल लेखकों को। तो वो एक दूसरे की बातें सुनते हैं, थोड़ी बहुत चाय पानी पीते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो किताब जो स्टॉल लगी होती है वो वहीं पर रह जाती है। तो वो भी टारगेट नहीं है बेसिकली ना। तो टारगेट कौन है, उसको पहचानने की ज़रूरत है किताब के मामले में इस समय। जी प्रवीण भट्ट जी, जो आपकी बातचीत में निकला, एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया है कि हमारे पास आज जो लेखकों का एक बहुत बड़ा वर्ग आ गया है, वो किन्हीं माध्यमों से उस मंच तक तो चला गया है, लेकिन वो पाठक तक नहीं पहुंच पाया है। और पाठक एक तरह से अभी भी उनके कंसर्न में नहीं है। उनके कंसर्न में संपादक है या फिर वो ख़ास ग्रुप है जिसके ज़रिए उनकी कहानी या कविता छपती है। अशोक जी, जिस तरह प्रवीण जी इशारा कर रहे हैं, और आपने खुद भी कहा कि एक पत्रिकाओं की पूरी एक फहरिस्त है, बहुत शानदार पत्रिकाएं जो हमारी साहित्यिक पत्रिकाएं थी, अगर पत्रिकाओं को नए तरीके से छापा जाता है या पुस्तक मेले आयोजित किए जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो पठनीयता का संकट है इसका समाधान हो पाएगा और युवा वर्ग हमारा वापस किताबों की तरफ लौट पाएगा? तो मैंने शुरू में भी चर्चा की कि पठनीयता के संकट में 2-3 चीज़ें जिम्मेदार हैं। एक तो ये है कि जो किताबें हैं वह पाठकों को उपलब्ध हों। अब उपलब्ध होने में 2 बातें हैं। एक तो ये है कि वह उसे खरीद सकें, दूसरे किन्हीं दूसरे के सहयोग से, सरकार के सहयोग से वह किताबें उन तक पहुंच सकें। पब्लिक लाइब्रेरीज़ हों, कम से कम कस्बे में एक लाइब्रेरी ज़रूर हो। अभी इस तरह के एक आंदोलन चल भी रहा है कि जहां पर पुस्तकालय पहुँचें, और कई संगठन इस तरह से विद्यालयों में पुस्तकालय लेके जाते हैं। तो एक जो बहुत बड़ी बात है कि एक गोष्ठी में बात आई कि चस्का पढ़ना, पढ़ने की रुचि पैदा होना। तो ये जो किताबों का चस्का है ये अचानक नहीं पड़ता है, उसका स्वाद चखना पड़ता है, चखाना पड़ता है। क्या बात है। तो चखाने वाले कौन लोग हैं? तो जो गुरु ये शिक्षा देते हैं कि
इस किताब में ये लिखा है, परीक्षा में आएगा, वो ये भी बता सकते हैं कि ये परीक्षा में भले ना आए लेकिन जीवन की परीक्षा में मददगार होगा। बहुत बड़ी बात, इससे आनंद मिलता है। तो इसके लिए ये करना पड़ेगा कि एक तो विद्यालयों में बच्चों के स्तर की, उनके रुचि के अनुकूल किताबें जाएं जी, और इसके लिए सरकार प्रयास करे जी, स्वयंसेवी संगठन भी प्रयास करें। जैसे उत्तराखंड में धाद एक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, और वो कुछ विद्यालयों को उन्होंने गोद लेके वहाँ पर लाइब्रेरी स्थापित करने की कोशिश की है। अभी एक और प्रयास चला है कि जिसमें कुछ लाइब्रेरी कायम करके और लोगों से किताबें मांगी जा रही हैं कि आप किताबें दें, यहाँ पे सहयोग करें। तो इस तरह की चीज़ों में लोग सहयोग करें। और दूसरे ये है कि जो किताबें जाएं उनके साथ आदरणीय शिक्षक साथी जो हैं वे बच्चों से बात करें, क्योंकि केवल किताबें पाने से वो नहीं उन्हें आनंद आएगा कि उसको पढ़ के वो समझ जाएं। तीसरे ये है कि जो उसकी सामग्री हो वो उनके परिवेश की हो, जो शब्द हों वो उनके समझ के हों, और जो उसमें चित्र हों, जो उसका पूरा उसका गेटअप हो वो उनके आसपास का हो। क्योंकि अभी अफ्रीका में एक फातिमा नाम की समाज सेविका ने गवर्नमेंट को पत्र लिखा कि जो ये किताबें हैं बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसमें इनका परिवेश ही नहीं दिखता है। इसमें जो है विलियम के और जो है जोली के नाम मिलते हैं जो इनके नाम नहीं हैं। इनमें जो है जिस प्रकार के कोठियों का जो है चित्र मिलता है, जिस प्रकार के बंगले दिखते हैं वो इनके नहीं हैं। जिस प्रकार के जानवरों का जिक्र मिलता है वो अमेरिका और यूरोप में मिलते हैं, अफ्रीका में नहीं मिलते हैं, या यहाँ होते भी होंगे तो उनको उनके व्यवहार नहीं समझ में आते हैं। तो अगर किसी को अपना परिवेश नहीं दिखेगा, अपना आसपास नहीं दिखेगा, अपने संदर्भ नहीं दिखेंगे, सरलता से उसे पढ़ नहीं सकेंगे और ये नहीं जान सकेंगे कि इसमें जो लिखा है उसका आनंद क्या है, तो ये जो मार्गदर्शन है ये आदरणीय शिक्षक साथियों को करना है। और अगर लेखकों की वहाँ पर कोई ऐसा हो कि कुछ कॉलेजों में लेखक गण अपने विचरण करें, चाहे वहाँ पे प्रिंसिपल से कुछ समय लें, आधे घंटे बच्चों के साथ चर्चा करें, वे अपने प्रिय लेखकों को समझ पाएँ कि ये हैं। दूसरे जो ये पुस्तक मेला है इनका आयोजन हो, उसमें किताबों की समीक्षा हो, और जो समीक्षा हो उसे प्रश्न ध्यान में रख के कही जाए कि इसमें इन्हें हम क्या बताने जा रहे हैं जी। उसमें कोई लाविंग ना हो कि आज इस समीक्षा में इनको उड़ा ही देना है कि आगे 10 वर्षों तक ये न सोच पाए कि किताब छापना है। जी। तीसरे, अगर किताबों को पढ़ते हैं तो उनके बारे में अगर हम लिखते हैं तो ये ध्यान में रखें कि इस समीक्षा को पढ़ने के बाद कोई इस किताब को पढ़ना चाहे, बड़ी बात है। नहीं तो हम वो पीढ़ी ही खो देंगे कि जो पढ़ने वाली है, और अगर उन्हें खो देंगे तो न हम समीक्षक होंगे और न वो लेखक होंगे, न वो कवि होंगे जी। कविता के बारे में एक मुझे वक्तव्य याद आता है जो साहित्य को ही संबोधित करता है जी। ये मिरोस्लाव होलव हैं, चेकोस्लोवाकिया के जो है ये साहित्यकार हैं। ये कहते हैं कि जब स्वतंत्रता, विटामिन सी, संप्रेषण, कानून व्यवस्था और उच्च रक्तचाप के उपचार की बहुत आवश्यकता होती है तब कवियों की भी बहुत ज़रूरत होती है। क्या बात है। कविता मनुष्य की अंतिम वस्तुओं में से नहीं है, उसकी प्राथमिक वस्तुओं में से एक है। बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये बात हम समझ पाते हैं जो चेक साहित्यकार कह रहे हैं, तो हम ये समझ पाएंगे कि यानी साहित्य को जिंदा रखना है, और साहित्य को तब जिंदा रहेगी जब उसे पाठक पढ़ेंगे, साहित्य तब जिंदा रहेगा जब उस पर बातचीत होगी, साहित्य तब जिंदा रहेगा कि जब लेखक मत्स्यजीवी और कलमजीवी हो सकेंगे। आज कोई कल्पना नहीं करता है कि अगर वो आज लिखना छोड़ दे या लिखने के बल पर वो आजीविका पा सकता है जी। अभी एक हास्य का प्रस्तुत कर रहे थे कि उनकी शादी के लिए वो आए लोग, तो उन्होंने पूछा आप लड़का क्या करता है, तो बोले लेखक है। तो उन्होंने कहा ठीक बात है, करता क्या है? उन्होंने कहा कविताएं लिखता है। उन्होंने कहा भाई छोड़ दो, मैं पूछता हूँ ये करता क्या है? तो उसने झुंझला के पूछा भाई कविताएं लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। उसने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी बेटी का पालन पोषण कर पाएगा कि नहीं। तो अगर ये भले मजाक हो, लेकिन अगर जनता में, पब्लिक में ये शंका है कि जो लिखने वाला है इसकी मजबूती अपने जीवन यापन के लिए नहीं है, तो ये अवसर उसे मिलना होगा, और प्रशंसा और उसके साथ साथ उसके आजीविका के साधन और तीसरे महत्व, अगर ये तीनों चीज़ें दी जाएंगी तो ये तभी हो सकती हैं जब लोग उसे पढ़ें, उसे आदर मिले, उसकी चीज़ें छपें, और जो छापने की जिम्मेदारी है वो तो प्रवीण भाई ने बताई कि आगे कैसे हो सकता है जी। अशोक जी, आपसे बातचीत करके कुछ नए नए कोण, नए नए डायमेंशंस खुलते हैं, और जो आपका वक्तव्य था इसी से थोड़ा सा विषयांतर करते हुए मैं प्रवीण भट्ट जी के पास इस सवाल के साथ जा रहा हूँ कि आपके तो बतौर प्रकाशक, बतौर लेखक तो आपके अनुभव अलग तरह के होंगे,
बतौर प्रकाशक आप क्या समझते हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है इस समय, जिनमें हम किशोर और बच्चों को भी अगर शामिल कर लें, तो वो कौन सी विधा में किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है? कहानी, नाटक, कविता, यात्रा वृत्तांत आपने स्वयं चर्चा की, निबंध, कौन सी विधा है जिसको हमारे युवा ज़्यादा पसंद करते हैं? सर, इस बारे में अशोक जी लगभग सब कुछ कह चुके हैं। मैंने भी शुरू में इशारा किया था जी। एक तो है स्थानीयता, जिसको लेखक को पकड़ना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। जब तक उसमें परिवेश नहीं आएगा किसी भी लेखन में, किसी भी सामग्री में, तो उससे लोग जुड़ नहीं पाएंगे। तो स्थानीयता को जोड़ते हुए जो कुछ भी लिखा जा रहा है, जिसमें आप कहीं खुद को महसूस करते हैं, अपनी चीज़ों को महसूस करते हैं, वो सभी कुछ पढ़ा जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप उसको और नज़दीक जाना चाहेंगे तो यात्रा वृत्तांत इस समय सबसे ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं। उसके अलावा संस्मरण सबसे ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं, और प्रेरक जीवनियाँ, जो संक्षिप्त जीवनियाँ हैं प्रेरक, वो सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं। उसके अलावा कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से आधुनिक इतिहास, सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है। और शेष जो बचता है, कविताएं पढ़ी जाती हैं, छोटी कविताएं। और उसके अलावा जो ये है कंपटीशन का लिटरेचर है, वो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। वो तो पढ़ा ही जाएगा, तो उसको भी अगर आप साहित्य की श्रेणी में रखना चाहें तो वो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। किताबें सबसे ज़्यादा संख्या में उसी की छपती हैं जो प्रतियोगिता साहित्य है। तो और पूरा का पूरा दिन बच्चे बैठकर उसी को पढ़ रहे हैं इस समय। जी जी। लेकिन प्रवीण जी, सवाल ये ठीक है कि हम युवा वर्ग की आज बात कर रहे हैं साहित्यिकी के इस अंक में, पर किताबों को लेकर रुचि केवल बच्चों का ही मामला नहीं है, ये बड़ों में भी लगातार कम होती गई है। अशोक जी, बहुत संक्षेप में मैं आपका जवाब चाह रहा हूँ कि ये जो पठनीयता का हमारे यहाँ संकट बना है, ये जो युवाओं की रुचि कम हुई है साहित्य में, कहीं इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि पिछले 3-4 दशक से हमारे यहाँ विज्ञान और गणित को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ गया है, और हम देखते हैं कि बच्चों की और ये जो मानविकी और साहित्य विषय है ये कहीं पीछे आ गए हैं। इस वजह से भी क्या पठनीयता का ये संकट बना है? संक्षेप में तो आपका इशारा है साहित्य पढ़ने से जी, और विज्ञान और गणित, वो पहले वाले सवाल में आती ही बातें कि जब वो अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो विज्ञान और गणित से जुड़ी हुई संदर्भ सामग्री या साहित्य खरीदते हैं, पढ़ते हैं जी। और विज्ञान और गणित पढ़ने वाले, अगर हम थोड़ा सा उधर भी ध्यान दें तो विज्ञान और गणित पढ़ने वाले लोगों ने साहित्य रचा है और वो स्वयं साहित्य प्रेमी रहे हैं। बहुत बड़ी बात। जैसे नोबेल प्राइज विनर चंद्रशेखर वेंकट रमण के आप उनको देखिए, पढ़िए कि उन्होंने कितने साहित्य की बात की है। और दूसरे ये है कि जितने भी इस तरह के विद्वान, राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो राजनीतिज्ञ थे, पेशे से वकील थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो अभी राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि हैं डॉक्टर कृपाराम त्रिपाठी अभिराम, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी है और मेरे चाचा जी के सहपाठी रहे। तो जब मैं वहाँ पढ़ने गया तो हमने उनसे पूछा, वो संस्कृत की भाषा की बात थी, तो मैंने पूछा कि ये ठीक रहेगा मेरे लिए, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है और यहाँ भी हम अपना झंडा गाड़ेंगे, साहित्य में भी। उन्होंने कहा मैं खुद इंटरमीडिएट तक गणित और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के आया हूँ और अब मैंने विश्वविद्यालय में टॉप किया है साहित्य में और संस्कृत साहित्य का प्रोफेसर हूँ जी। और हम में से तमाम लोग ऐसे हैं। अभी मैं अपने ही परिवार में देखता हूँ, श्री ओम प्रकाश मिश्र प्रकाश जी हैं, वो हमारे प्रदेश के अच्छे कवियों में हैं और हिंदी में कविताएं लिखती, किताबें उनकी आई हैं। वो बीएससी उन्होंने मैथमेटिक्स और उससे किया, फिर एमए किया उन्होंने दूसरे विषय से। वो गणित के अध्यापक रहे और साहित्य में उनकी इतनी रुचि है कि हर हफ्ते वो गोष्ठियाँ आयोजित करते हैं, नए नए बच्चों को तैयार करते हैं। तो विज्ञान और गणित का साहित्य से कोई विरोध नहीं है जी। तो इसलिए विज्ञान और गणित पढ़ने वाले लोग साहित्य में रुचि ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, ऐसे अवरोध का कोई आंकड़ा अब तक नहीं है। अशोक जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि विज्ञान और गणित का साहित्य से कोई अवरोध नहीं है, और बल्कि प्रवीण जी तो सुबह से शाम तक तमाम लेखकों और उनसे संवाद करते रहते हैं। प्रवीण जी, आप स्वीकार करेंगे कि हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण कवि, कथाकार, लेखक वो है जो साइंस बैकग्राउंड से होकर आए हैं और जिन्होंने निरा साहित्य पढ़ा, वो चाहे विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष क्यों न हो, पर ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छी कहानी या कविताएं लिख रहे होंगे। ये पठनीयता और उससे युवा वर्ग को जोड़ना,
ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और उसके इतने कोण हैं कि इस पर अगर हम बातचीत करने जाएं तो मुझे लग रहा है कि पूरा एक रिसर्च पेपर बनता है। लेकिन उसके बावजूद बहुत सीमित अवधि में आप दोनों विद्वानों के साथ इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमने चर्चा की और कुछ नए नए तथ्य सामने आए। प्रवीण भट्ट जी और अशोक मिश्र जी, आप दोनों हमारे इस साहित्यिकी के कार्यक्रम में आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।